हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल। और चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक सूचना बता देता हूँ। अपनी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एग्ज़ाम की टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम तो 100% होंगे ही। कुछ लोगों के दिमाग में ये कि एग्ज़ाम कैंसिल आउट हो रहे हैं और ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दें, एग्ज़ाम 100% होंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और अगर आप ज़्यादा मात्रा में जुड़ोगे तो मैं आपको मैथ का भी यहीं अवेलेबल करवा दूंगा। और फिजिक्स की जो क्लास है आपकी HIGH हाई स्पीड क्लासेस, ठीक है ना, ये अपना दूसरा चैनल है हाई स्पीड क्लासेस। यहाँ आपको फिजिक्स और मैथ, अगर आप मैथ की रिक्वायरमेंट आएगी तो देख लेंगे, फिजिक्स और मैथ की लाइव क्लासेस यहाँ पे होगी। और केमिस्ट्री के लिए एक दूसरा चैनल है आपका, सर हैं विपिन सर, पढ़ाते हैं आपको जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है ना। ये चैनल का नाम है, नोट कर लो इसको और आप मिल सकते हो चैनल पे जाके, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है ना। तो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हाई स्पीड क्लासेस पे आपको फिजिक्स और मैथ दोनों की मिलेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत जल्दी 1-2 दिन में, ये 2-4 दिन में ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन स्टार्टिंग से मैंने ये भी कहा था कि इसका कोई आपसे पैसा भी नहीं लगना। लेकिन कुछ बच्चों से मैंने ये भी कहा था कि भाई 100, 200, 500 आपकी जो इच्छा हो, मैंने फ़ोन पे नंबर दे रखा था अपने इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो जिससे वाईफाई वगैरह का सेटअप लग सके। लेकिन किसी बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आपसे उम्मीद ही क्या रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। शुरुआत जो है ना अपन पहले क्वेश्चन से करेंगे। देख लो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो जरा, दिख रहा है कि आपको। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है चित्र में दिए गए संयोजन, यानी कि एक चित्र दे रखा है ये, ठीक है ना। चित्र में दिए गए संयोजन का बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। जबकि इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, इसमें एक बीच में स्विच लगा है, ठीक है ना। स्विच खुला हो, खुला मतलब ऑन, ठीक है ना, और बंद मतलब ऑफ, ओके। तो स्विच खुला हो तो मतलब यहाँ नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। खुला का मतलब होता है ऑफ, ठीक है ना, और बंद का मतलब होता है ऑन, ठीक है ना। बंद मतलब हम इसको सर्किट को क्लोज कर दें, क्लोज कर देंगे। जब इसको क्लोज कर देंगे तो मतलब यहाँ करंट आ जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। अब ध्यान देना, पहली कंडीशन में आपसे क्या कह रहे हैं, जब स्विच एस खुला हो, खुला है, ये स्विच एस दिख रहा है ना आपको, ये खुला है। खुले का मतलब ये तार जो है ना, ये वायर जो है ना, 20 से कट है, 20 से कट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आप देख रहे होगे, इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, इसको आप R3 मान लो और इसको आप R4 मान लो। जब इस तार में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में होंगे और R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनका जो टोटल आएगा और इनका जो टोटल आएगा, उन दोनों का टोटल जो है ना समांतर क्रम में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1 में, जब स्विच S खुला हो तो R1 व R2 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में टोटल कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा जोड़ दो, R1 + R2, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 + 10 हो जाएगा 20 ओम, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि R3 व R4 श्रेणी, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि ये बीच में जो वायर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका कोई लॉजिक, इसका कोई मतलब नहीं है, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे तो यहाँ पे R" कितना हो जाएगा, R3 + R4, तो ये भी 10 + 10 बराबर कितना, 20 ओम हो जाएगा।
अब ये जो आर डैश निकाला है ना, ये आर डैश और ये आर डबल डैश, ये दोनों होंगे आपके समांतर क्रम में। ये दोनों किस में होंगे? समांतर क्रम में, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आर डैश व आर डबल डैश आपके किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है ना। समांतर क्रम में होंगे तो फिर टोटल कैसे निकालते हैं? बटे में लगा के 1/r इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन हमने आपको कराया हुआ है, देख सकते हो आप थ्योरी वाले लेक्चर्स में। तो 1/r तुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य होता है, 1/r तुल्य टोटल प्रतिरोध बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, और इनके मान क्या हैं? 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। एलसीएम हो जाएगा 20, तो फिर यहाँ पे 20 प्लस 20 बराबर कितना? नहीं, 1 प्लस 1, ओके, तो हो जाएगा 2/20। तो काट दो इसको 10, तो पलट दोगे इसको तो आर तुल्य कितना निकलेगा? 10 ओम निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 ओम, ओके। तो देख लो इसको, फिर अपन सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं? सेकंड में आपसे कह रहे हैं कि एस जो स्विच है ना उसको बंद कर दें, मिटा दें इसको। चलो, अब यहां देखो, सवाल में आपसे कहा है, सेकंड वाले में क्या कहा? सेकंड वाले में कहा कि स्विच एस बंद हो। बंद हो मतलब यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। जैसे आप इसको क्लोज करोगे, क्लोज मतलब यहाँ पे वायर को कनेक्ट करोगे, वायर का कनेक्शन करोगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या करेंगे? अब ये जो R1 और R3 है ना, और R2 और R4, तो ये जो R1 व R3 है किस में आ जाएंगे? ये अब ये समांतर क्रम में आ गए। किस में आ गए? समांतर क्रम में आ गए, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं? तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r3, तो ये 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 10, तो ऊपर 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो जब ये 2 हो जाएगा तो ये 1/5, तो ये हो जाएगा r डैश कितना आ जाएगा? 5 ओम। ऐसे ही आपके R2 व R4 किस में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, तो R डबल डैश भी कितना निकलेगा? 5 ओम निकलेगा। तो इसका टोटल और इसका टोटल फिर वो बाद में वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो आप यहाँ कह सकते हैं R डैश व R डबल डैश किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, तो ये 5 प्लस 5, तो ये 10 ओम हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 10 ओम। तो पहले भी 10 ओम था, अभी भी 10 ओम है, तो बस थोड़ा सा क्या है कि सॉल्व करने का तरीका अलग हो गया, बाकी रिजल्ट सेम रहा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक समझ में आया क्या? तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया इसको? नोट कर लो इसको जल्दी से। सिंपल से हैं फिलहाल ये, आगे चल के और अच्छे लेवल के आने वाले हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं समझो। 16 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 1 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल r से। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल r से, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ से करंट आएगा, बैटरी लगी है तो आई करंट हमने यहाँ से निकाल दिया। अब आपको पता है कि ये जो जंक्शन है ना, यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से करंट दो हिस्सों में बटेगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे। तो यहाँ हमने मान लिया I1 और यहाँ हमने मान लिया I2। तो यहाँ पे आया, यहाँ I1 आ गया, यहाँ I2 वापस आ गया, तो फिर से निकल के क्या आ जाएगा? ये I आ जाएगा ना। फिर यहाँ से फिर ये दो हिस्सों में बटेगा, तो अब इसको I3 और इसको I4 मान लेना, ठीक है ना।
तो फिर से ये वापस बाहर क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा। कोई दिक्कत है क्या? जितना आई गया था उतना ही लौट के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे कहा क्या सवाल में, इसमें कह रहे हैं चित्र में दर्शाए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 16 वोल्ट की एक बैटरी है और प्रतिरोधों के एक नेटवर्क के उसको बैटरी को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो बैटरी को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपसे पूछा है कि नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको टोटल प्रतिरोध निकालना, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताओ, यानी कि जितने भी ये प्रतिरोध हैं सब में आपको क्या बतानी है, धारा का मान बताना है। फिर आपसे कहा है वोल्टता पात बताओ, क्या बताओ, वोल्टता पात बताओ। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 में तुल्य प्रतिरोध निकालना। तुल्य प्रतिरोध के लिए हमने क्या किया, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो R4, इसको मान लो R5। तो आप ये देख रहे हो R1 और R2 में दो अलग अलग करंट बह रहे हैं ना, इनके प्लस और इनके प्लस एक जगह है, इनके माइनस एक जगह है। तो जो R1 और R2 है ना, R1 व R2 किस में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। ओके, जब ये समांतर क्रम में है तो R डैश कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा आपका R1 की जगह क्या रखोगे 4 प्लस R2 की जगह क्या रखोगे 4। 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4। पलट मारोगे तो ये काट दोगे इसको तो 2 बचेगा, तो R डैश आ जाएगा आपका कितना 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है ना। फिर आपसे ये देखो R4 और R5 कितने हो जाएंगे, R4 व R5 आपके किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है ना, समांतर क्रम में होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/R डबल डैश कर दो यहाँ पे 1/R4 1/R5। अब इनके मान रखो, तो ये 12 प्लस R5 का मान 6। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना, एलसीएम वगैरह तो ले लोगे ना, तो 12 हो गया। 12 का डिवाइड करोगे यहाँ ऊपर 1 प्लस यहाँ 6 का तो 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/R डबल डैश बराबर 3/12। तो काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो R डबल डैश आ जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका टोटल R डैश आया, इसका टोटल R डबल डैश आया और फिर ये R3 बीच में बच गया। ठीक है ना। तो अब ये टोटल किस में हो जाएंगे, देख रहे हो ना आप, तो यहाँ हो जाएंगे आपके, या यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, R डैश व R3 व R डबल डैश किस में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। ओके, जब ये श्रेणी क्रम में होंगे ना तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीधा सीधा R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करो। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश की जगह क्या रखोगे आपका, R डैश की जगह 2 प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 4। तो 2 और 1 3, सही है क्या, 3 4 2 ठीक है। तो ये 7 ओम आ गया। क्या आ गया, ये 7 ओम। मेरे ख्याल से 7 ओम ही आ रहा है। हाँ ठीक है, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका 7 ओम। कोई दिक्कत है क्या। अब इसके बाद आगे आपसे क्या पूछा है, परिपथ में पहले हम टोटल धारा निकाल लेते हैं। ठीक है ना, परिपथ में हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल धारा निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, सेकंड पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, परिपथ में कुल धारा, कुल धारा जो आपका जो सर्किट बना है इसमें पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे निकालते हैं पता है आपको,
या फिर ऐसे समझो कि कोई बैटरी है, उस बैटरी से इसमें कितना करंट हमें मिला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई निकालेंगे। तो आई का फॉर्मूला होता है E/R + R। याद है, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया भी है। ई का मतलब टोटल विद्युत वाहक बल, कितने वोल्ट की लगाई, 16 की। कैपिटल आर का मतलब तुल्य प्रतिरोध 7, और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध 1। तो 7 और 1 8, तो 8 का भाग लगाओगे 16 में, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। यानी कि आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, चूंकि R1 व R2 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में आपको पता ही है विभवांतर बराबर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला 4 ओम है इसका विभवांतर और इसका विभवांतर कैसे होंगे, बराबर होंगे। ओम के नियम से आपने सुना होगा V = IR, सुना है क्या। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट और प्रतिरोध का गुणा। तो 4 ओम जो ऊपर वाला है ना, इसमें कितना करंट बह रहा है, I1, और नीचे कितना 4 ओम में कितना बह रहा है, I2। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, I1 × 4 बराबर I2 × 4। विभवांतर कैसे निकाला जाएगा, धारा गुणा प्रतिरोध। तो ऊपर 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कितना, I1 × 4 बराबर I2 × 4। तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो ये I1 बराबर I2 आ गया। इसको चाहो तो कोई समीकरण दे देना, अभी तक कोई पढ़ा नहीं समीकरण ना, तो इसको 1 दे दो। अब आपको पता ही है कि जो I1 I2 है ना, वो कहाँ से निकल कर गए, I से। तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2। I की जगह कितना आया, 2 ओम, I1 + I2 और I1 बराबर है ना, तो I2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, I1 2I1 बराबर 2। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो फिर I1 का मान कितना आ गया, 1, तथा I2 का मान भी कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि I1 और I2 बराबर है। आपसे पूछा था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताओ, तो I1 4 ओम में I1 बह रही है और I1 का मान 1 एम्पियर है। इस 4 ओम में I2 बह रही है और I2 का मान 1 एम्पियर है। ये 1 ओम में I बह रही है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर है। यहाँ पे क्या है, 2 एम्पियर है। और यहाँ पे R4 और R5 में नहीं पता, तो इसके लिए भी देखो, R4 में कितनी बह रही है, I3, और R5 में कितनी बह रही है, R5 में बह रही है I4। तो ये दोनों भी समांतर क्रम में हैं, चूंकि R4 व R5 किसमें है, ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो वही सिस्टम आ गया, I3 × 12 बराबर I4 × 6। तो 6 दूनी 12, तो 2I3 बराबर कितना, I4। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि I बराबर क्या है, I3 + I4। I4 की I की जगह क्या रखोगे, 2 I3, I4 की जगह 2I3 और I3 कितना हो जाएगा, 3I3। तो I3 कितना आ जाएगा, 2/3 एम्पियर। ठीक है ना। फिर I3 का मान आ गया, I3 का मान यहाँ रखो, चाहो समीकरण 2 डाल दो इसको, समीकरण 2 से। तो I4 बराबर कितना है, 2I3, तो 2 × I3 की जगह 2/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3। तो I4 का मान 4/3, I3 का मान 2/3, I1 का मान 1, I2 का मान 1 और I का मान 2। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपसे कहा है कि वोल्टता पात बताओ, यानी कि वोल्टेज ड्रॉपेज। हम ऐसे बता देना, आप कर लेना। VAB का मतलब ये हुआ कि A और B के बीच विभवांतर निकालना है या वोल्टता पात। तो ये V बराबर IR से ही निकलेगा। V बराबर किससे निकलेगा, IR से ही निकलेगा। ठीक है ना, V बराबर IR से ही निकलेगा। लेकिन VAB चाहिए, यहाँ पे VAB चाहिए। तो VAB के लिए आप ऐसे समझो, यहाँ
ए, यहाँ जो आर यूज करेंगे वो वाला आर जो है ना वो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? R2 R3 किसी कितना है? R डैश। तो यहाँ R डैश यूज करेंगे। I की जगह क्या रखोगे? 2। R डैश की जगह क्या रखोगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ आ जाओ। 1 ओम का प्रतिरोध है और I धारा बह रही, I का मान 2, प्रतिरोध 1, तो 2 एकम 2। तो ये VBC कितना आ जाएगा? यहाँ कर रहे हैं अपन तीसरा चल रहा है बेटा ये, ठीक है ना? कितना चल रहा है? कौन सा चल रहा है ये? तीसरा। तो अगर आपको VBC चाहिए, VBC, तो ये भी I गुणा R3 चल जाएगा। R3 है ना ये, तो ये 2 गुणा 1, तो ये 2 वोल्ट। और अगर CD चाहिए, VCD, तो ये हो जाएगा आपका I गुणा R डबल डैश। I कितना? 2, R डबल डैश कितना? 4, I कितना? 2 और R डबल डैश कितना है? 4। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 वोल्ट। अब ध्यान देना, 16 वोल्ट की बैटरी लगाई थी हम लोगों ने, तो 4 वोल्ट ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 2 6, 8 ये हो गया, 8 6 14, तो 14 ही वोल्ट तो आया। 2 वोल्ट कहाँ खा गया? 2 वोल्ट ये भी तो खाएगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है 2 वोल्ट ये खा गया। तो इस हिसाब से टोटल 16 मिला कि नहीं मिला? मिला, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ओके, नोट करो इसको। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन में ऐसा फिगर दे रखा है, इसमें आपसे कहा है चित्र में 2 आदर्श बैटरियों को 2 प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो ये जो चित्र है ना, हम इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये बैटरी को हम ऐसे लगा दें, ऐसे, ठीक है ना? तो ये 9.0 वोल्ट दे रखी है और ये 6 वोल्ट दे रखी है। तो 2 विद्युत वाहक वाले, एक को E1 मान लो, एक को E2 मान लो, और ये दे रखा आपका 2 ओम और ये दे रखा आपका 4 ओम, ठीक है ना? तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ऐसा भी बना सकते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको शायद थ्योरी में बताया होगा कि हमेशा करंट निकालो ना, तो बड़ी बैटरी, बड़े वोल्ट की बैटरी, ज़्यादा वोल्ट की बैटरी से निकालो। तो ये देखो प्लस से निकलेगा करंट, यहाँ पे आई करंट निकला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ वापस आ गया, ठीक है ना? ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। ओके, तो हमें टोटल विद्युत वाहकबल निकालो ना, तो टोटल विद्युत वाहकबल निकालने के लिए हमेशा याद रखो कि अगर ये दोनों प्लस प्लस एक ही जगह लगे, दोनों माइनस माइनस एक ही जगह लगे ना, तो बड़े में से छोटा घटा के निकाला करो। तो E1 माइनस E2 करोगे तो E इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 9 माइनस 6 बराबर कितना? 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये? 3 वोल्ट, ठीक है ना? और ये दोनों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R टोटल हो जाएगा आपका कितना? 2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। तो और I करंट पूछा है ना, तो I बराबर होता है E अपॉन R, E अपॉन R। तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/2 एम्पियर कह दो या 0.5 एम्पियर कह दो। इतना करंट आप इस सर्किट में प्रवाहित होगा, ठीक है ना? नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अपन और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, आपसे कहा है कि एक 220 वोल्ट और 100 वॉट, 220 वोल्ट तथा 100 वॉट के बल्ब को, एक बल्ब है, ध्यान से सुनना, एक बल्ब है जिसको हम जिसका 220 वोल्टेज का, तो वो है मतलब 220 वोल्टेज का एक बल्ब है, ऐसे समझो 220 वोल्टेज का एक बल्ब है, वोल्ट का एक बल्ब है, 100 वॉट शक्ति है उसकी बल्ब की, और उस बल्ब को हम 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा व्ययित
शक्ति क्या होगी। लॉजिक समझे इसका, लॉजिक समझे इसका। लॉजिक क्या है कि मतलब एक 220 वोल्ट और 100 वॉट का एक बल्ब है और उसको हम कहाँ जोड़ रखा है, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ रखा है। तो आपसे शक्ति पूछी है, क्या पूछी है, शक्ति। अब आपको पता है कि दोनों सिचुएशन में क्या चीज, बल्ब का क्या चीज चेंज नहीं होगी, प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। बात समझे ना। जैसे मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ठीक है ना, और ये 220 वोल्ट और 100 वॉट का है, ये लिखा होता है बल्ब पे बेटा, ठीक है ना, है मतलब इसका मतलब ये है कि ये 220 वोल्ट तक चल जाएगा, 220 वोल्ट के ऊपर लगाओगे तो ये फुट हो जाएगा। बात समझ गए ना। लेकिन इसको जोड़ा किससे गया, इसको जोड़ा गया 110 से, 110 वोल्ट के। तो फिर यहाँ शक्ति पूछिए, यहाँ शक्ति 100 वॉट की है, यहाँ शक्ति पूछिए आपसे कितनी शक्ति खर्च कर लेगा ये, कितनी शक्ति खर्च कर सकता है ये। तो अब ये बताओ इसके अंदर जो तार यूज हुआ है उसका प्रतिरोध हमने R मान लिया, क्या वो चेंज हुआ होगा ना। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में तो प्रतिरोध तो सेम ही रहेगा ना दोनों में। तो वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, दिया है करके लिखो, और वोल्टेज V बराबर आपका हो जाएगा 220 वोल्ट और शक्ति P बराबर हो जाएगी 100 वॉट। ओके, R बताओ। तो P बराबर होता है V² अपॉन R, तो R बराबर हो जाएगा V² अपॉन P। V² मतलब 220 गुणा 220, ठीक है, बटे P मतलब 100। तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, 22 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 484 ओम, 22 का गुणा 22 में करोगे ना तो 484 ओम हो जाएगा। अब फिर से वही सिस्टम आ गया। अब इस बल्ब को जोड़ा किससे गया है, 110 वोल्ट के स्रोत से, तो 110 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ दिया गया। R बराबर कितना आ गया, 484 ओम, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें शक्ति, वैध शक्ति पूछी है, P डैश कर लो इसको, तो V² बटे R, मान रख लो इसका 110 गुणा 110 बटे कितना 484, ठीक है ना। तो इसको 11 से काटो, 11 दाई 110 और ये हो जाएगा आपका 11 चौके 44, 11 चौके 44, फिर से 11 दाई 110, 11 चौके 44, ठीक है ना। फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर इससे 2 से काटो, 5 पचम 25, तो ये हो जाएगा 25 वॉट। 25 कट पिट इतनी ज़्यादा नहीं करनी है आपको बोर्ड एग्जाम में, साफ सुथरे तरीके से काटना है इसको, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर अपन चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। अब बात करते हैं एक बेलनाकार धातु है तांबा, ठीक है ना। धातु की छड़ की लंबाई, तो दिया क्या है, सबसे पहले यही नोट कर लो, L बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और उस तार की त्रिज्या R बराबर कितना 2.0 मिलीमीटर और 2.0 गुणा 10⁻³ मीटर। अब इसमें कह रहे हैं छड़ के सिरों पर वोल्टेज कितना लगा है, विभवांतर कितना अप्लाई किया, 120 वोल्ट, ठीक है ना। आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान बताओ। I बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, और तांबे की प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं रो से, तो ये देखिए 1.7 गुणा 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। I करंट पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो V गिवन है, V आपको दे रखा है, बट R आपको नहीं पता। तो R निकालने के लिए अपने पास ही कुछ मटेरियल्स दे रखे, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो R इक्वल टू कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, ठीक है ना। तो R की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R की जगह रो L अपॉन A पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो V इंटू A अपॉन रो L
मान रख लो सबके। v की जगह क्या रखोगे 110 120 और a की जगह क्या रखोगे, a की वैल्यू दे रखी है, a तो नहीं पता, तो आप ऐसा करो a की जगह क्या रखोगे, a पलट के ऊपर जाएगा ना, और a की जगह रख लो पाई आर स्क्वायर। a की जगह क्या रखोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू रखो 3.14, आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देंगे, 2 गुणा 10⁻⁻6। ऐसा कर लो, इसका वर्क करोगे, इसका अगर अपन वर्क करेंगे, ठीक है ना, तो 2 का 4 हो जाएगा और 10⁻³ का 10⁻6 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना, तो ज़्यादा जगह भी नहीं जाएगी इसमें, तो यहाँ 4 कर लेना। अपॉन में आ जाओ, रो की जगह क्या रखोगे 1.7 गुणा 10⁻⁻8 और एल की जगह क्या रखोगे 1 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब यहाँ देखो -2 और -8 -10 और यहाँ से -के हटा दोगे तो नीचे -4 बचेंगे और नीचे वाले -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आई बराबर आपका बच जाएगा 120 गुणा 3 दशमलव, और ये और कर लो 1 दशमलव यहाँ से हटा लो, ठीक है ना, तो ये 31.4 गुणा ये वाला 4 गुणा 10⁻+4 बटे में आ जाओ तो ये बचेगा 17, ओनली 17, ठीक है ना। तो ये 0 से ये दशमलव भी हट जाएगा और 12 चौके 48 गुणा 314/17 गुणा 10⁻4। अब इसमें 17 का भाग लगा दो और गुणा कर लो, तो कर लेना, आप लोग कर सकते हो, उसमें क्या है, गुणा में करने का है। देखो ऊपर वाले इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लेना और 17 का क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर है आपका 6 नहीं, आंसर गड़बड़ है इसका आंसर गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो देख लेना अपना, है ओके, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, नहीं तो वैसे चेक कर लेना, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, और फिर अपन इसके बाद चलते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से, इसके बाद अपन डिसाइड करेंगे 6 क्वेश्चन, ओके, नोट करो इसको जल्दी से, कर लिया, करो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी कार की संचायक बैटरी है, किसी कार की संचायक बैटरी और उस बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है 12 वोल्ट है, तो विद्युत वाहक बल ई से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, तो आपको पता ही है कि धारा, बैटरी से कितनी धारा लेते हैं अपन, आई बराबर, एक बार क्वेश्चन मार्क लिख दो यहाँ पे, और यहाँ आई का फॉर्मूला क्या बताया था हम आपको, E/R+R। तो आई मैक्सिमम के लिए, आई मैक्स के लिए आपको पता है कि कैपिटल आर क्या हो जाए 0, तो आपका आई मैक्सिमम बचेगा, क्या बचेगा, आई मैक्सिमम, E बराबर E/R। तो E की जगह क्या रखोगे 12 और ये 0.4, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, और 4 से 120 काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 एम्पियर, कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर चलते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना, एक बेलनाकार नलिका है, नलिका जानते हो ना, एक पाइप सा है और वो बेलनाकार है, एक बेलनाकार नलिका है और उसकी लंबाई जो है ना L है, और आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं के मान क्रमशः स्मॉल a एंड स्मॉल b हैं। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान क्या हो रो, तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि ये बेलनाकार नलिका हो गई, ठीक है, और जो है ना ये खोखले टाइप की होगी, ऐसी है, ठीक है ना। तो इसकी जो अंदर है ना, अंदर वाला जो पाइप है उसकी त्रिज्या a है
और बाहर से पूरे वाले पाइप की त्रिज्या क्या है, b है, और लंबाई क्या है l। तो आपको पता है कि अंदर जब खोखला है तो मटेरियल कितने पे होगा, मटेरियल इतने पे होगा, इतने पे मटेरियल होगा, देख रहे हैं ना सब लोग, इतने पे मटेरियल होगा। इतने पे मटेरियल होगा, ठीक है ना। अब आर पूछा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है रो एल अपॉन ए क्या है, एरिया, ए क्या है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि ऐसे, इसका अगर टॉप व्यू देखें ना, ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो अंदर की जो त्रिज्या है वो ए है, बाहर की जो त्रिज्या है वो बी है, और हमें ये वाला एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए, इतना बाहर ये वाला जितने में मटेरियल है इतना एरिया चाहिए। तो इतना एरिया आपने 10th में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस इसी की जगह रख देना आपको रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कुछ खास नहीं था, अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें दिया है R1 बराबर R मान लो, ठीक है ना, और R2 बराबर क्या मान लो 2R, और T1 कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 आपसे पूछा है, और अल्फा कितना दे रखा है आपको 4.0 गुणा 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब आपसे T2 पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि जो R सफिक्स T बराबर R0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे RT2 माइनस RT1, मतलब ये T1 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है और ये T2 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है, ओके। तो यहाँ क्या रखोगे आपका 2R, और यहाँ क्या रखोगे R, अल्फा की जगह क्या रखोगे 4 गुणा 10⁻³ और यहाँ रखोगे क्या T2 माइनस T1 की जगह 0, तो T2 माइनस 0। अब ये R से R कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये केवल 2 बराबर 1 प्लस 4 गुणा 10⁻³ T2, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बराबर 4 गुणा 10⁻³ T2। तो ये T2 का मान चाहिए हम लोगों को, तो T2 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा 10⁻³ अगर हम 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे ना तो 10⁻+3 हो जाएगी, और 10⁻+3 का मतलब होता है 1000, और बटे कितना 4 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। मतलब अगर ऐसे मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रतिरोध R है तो 250 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 2R हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 5 ओम है तो 250 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 15 मीटर लंबा एवं 6.0 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई एवं इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। सबसे पहले दिया है L बराबर कितना 15 मीटर, और L बराबर 15 मीटर हो गया, और A कितना दिया है 6.0 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, R दिया है आपका 5.0 मीटर ओम, और रो पूछा है। क्या पूछा है रो। प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं रो से दर्शाते, तो रो पूछा है। तो हमने फॉर्मूला R बराबर बताया था रो L बटे A, तो रो बराबर हो जाएगा आपका RA बटे L, मान रख दो 5 गुणा 6 गुणा 10⁻⁷ बटे L की जगह क्या रखोगे 15, तो 5
3 15, 3 दूनी 6, तो रो का मान आ जाएगा 2 गुणा 10⁻³ ओम इंटू मीटर। ओके, कोई दिक्कत है क्या? नोट करो इसको जल्दी से और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? इसमें आपसे कहा है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक T1 टेम्परेचर हो जाएगा ये 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना दे रखा है इसमें? 100 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम। और आपसे कहा है कि यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 यानी कि R2 दे दिया आपसे 117 ओम, तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी कि T2 पूछा आपसे। क्या पूछा है? T2। और अल्फा कितना दे रखा है? 1.70 गुणा 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, फिर से वही फॉर्मूला, RT2 बराबर RT1 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है ना। RT2 की जगह क्या रखोगे? 117, RT1 की जगह 100, 1 प्लस अल्फा की जगह 1.70 गुणा 10⁻⁻4 और डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1, ठीक है ना। अब यहाँ देखो T1 की जगह आप चाहो तो 27 डिग्री सेल्सियस रख लो यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो 100 का अंदर गुणा करो, 100 का अंदर गुणा करेंगे, एक में करोगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा, तो ये 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170। और यहाँ T2 माइनस 27, ठीक है ना। ये 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? ये 17 बचेंगे। और बराबर में यहाँ देखो एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी, तो ये बचेगा 17 गुणा 10⁻⁻³ और T2 माइनस 27, 17 कट जाएगा एक बार, तो ये 10⁻⁻³ कहाँ आ जाएंगे? T2 माइनस 27 बराबर 10⁻³ बटे में आ जाएंगे, 1/10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएंगे। 10⁻+3 का मतलब 10⁻+3 का मतलब 1000 और ये माइनस के 27 उधर चले जाएंगे तो प्लस के, तो ये हो गया आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे T2 पूछा था, तो T2 आ जाएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइव क्लासेस की सूचना हमने आपको दे ही दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।